हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स जो उस पर हम डिस्कस कर रहे थे, एक सीरीज हमने चला रखी थी और एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। क्रोनोलॉजी जो है उसका राजस्थान वाला पोर्शन जो सितंबर महीने का है वो हम कवर कर चुके थे, और सितंबर की जो क्रोनोलॉजी है उसका बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है उसको एमसीक्यू के माध्यम से आज अपन कवर करेंगे। यदि अपन बात करें सितंबर महीने की क्रोनोलॉजी, तो उसमें अगस्त महीने का करंट अफेयर्स जो आता है और उसको एमसीक्यू के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्चून की 2025 की 100 सबसे शक्तिशाली व्यावसायिक हस्तियों की सूची में प्रथम स्थान पे कौन रहा है। तो फॉर्चून एक संस्था है, फॉर्चून की एक संस्था है जो कि जारी करे एक हर साल जो 100 महत्वपूर्ण जो लोग हैं उद्योग जगत का, बाकी एक सूची जारी करे और वे सूची का मैं प्रथम स्थान के ऊपर कौन रहे, यह बात क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शन है एलन मस्क, सत्य नडेला, जेनसन हुआंग और वांग चुआनपू। यदि अपन बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर होगा जेनसन हुआंग। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। जेनसन हुआंग की यदि अपन बात करें, ताइवान का रहने वाला है, एक अमेरिकन व्यक्ति है। ताइवान में इनका जन्म हुआ, अमेरिका में जो इन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली और उसके बाद एनवीडिया नाम करके इन्होंने एक कंपनी स्थापित की थी। एनवीडिया नाम करके एक कंपनी स्थापित की। और यदि अपन बात करें एनवीडिया की, तो इन दिनों में काफी चर्चा में चल रही है। एनवीडिया के बारे में आपने सुना होगा। एनवीडिया जो जीपीयू बनाती है, जीपीयू यानी कि चिप जो होती हैं उनका निर्माण करती है एनवीडिया, और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जो ये बन गई है। किस मामले में? एमकेप के मामले में। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है यदि अपन बात करें उसकी, तो $4 ट्रिलियन जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, जो कि भारत की जो जीडीपी है उसके लगभग बराबर है। तो बहुत बड़ी कंपनी ये विश्व की बन चुकी है एनवीडिया कंपनी। और जेनसन हुआंग जो इसका ओनर है, तो इसको प्रथम स्थान पे रखा गया है। किस मामले में? सबसे शक्तिशाली व्यावसायिक हस्तियों की सूची में, जो उद्योग जगत का सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, बाकी एक सूची का पहले स्थान के ऊपर रखे गए फॉर्चून संस्था के द्वारा। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं आप। अगर आप बात करें अगस्त 2025 में भारत रूस सहयोग प्रोटोकॉल किन क्षेत्रों से संबंधित था। तो भारत और रूस के बीच में एक सहयोग प्रोटोकॉल हुआ, वो किन क्षेत्रों से संबंधित था। ऑप्शन की यदि अपन बात करें तो केवल रक्षा और अंतरिक्ष, एल्यूमिनियम, खनन, रेलवे व उर्वरक, शिक्षा व स्वास्थ्य, केवल कृषि। तो सही आंसर की यदि अपन बात करें इसके, तो एल्यूमिनियम, खनन, रेलवे और उर्वरक। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। एल्यूमिनियम, खनन, रेलवे और उर्वरक से संबंधित क्या हुआ है? एक सहयोग प्रोटोकॉल हुआ है। किन किन देशों के बीच में? भारत और रूस के बीच में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी, सबसे पहले तो आपको यही नाम याद रखना है कि चीन के विदेश मंत्री का नाम क्या है? वांग यी। उनकी अगस्त 2025 की जो भारत यात्रा है उसके दौरान कौन सा कदम दोनों देशों ने पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया? पुनः प्रारंभ मतलब दोबारा से प्रारंभ किया है, यानी कि पहले से चीजें थी लेकिन बीच में बंद हो गई थी। किस कारण से? आपको पता ही कि बीच में कोरोना आया था, इसके अलावा गालवान घाटी विवाद हुआ था, उसमें जो झड़प हुई थी और भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। तो उस वजह से जो एक ब्रेक जो बीच में रिश्तों में लग गया था, और उसके बाद जो चीजें क्या हुई, वापिस अभी ट्रंप के कारण जो क्या हो गया, सब कुछ सही हो रहा है। ट्रंप ने क्या चाहिए? नोबेल पुरस्कार, और उसके कारण जो भारत के साथ लगातार रिश्ते बिगाड़ ही रहा है। और तो चाइना और रशिया के साथ हाल फिलहाल में रिश्तों में सुधार हुआ है। तो उसी वजह से एक क्या हुआ है भाई, दोबारा से जो कौन से कदम लिए गए भारत और चाइना के द्वारा, ये पूछा गया इसमें। तो इसके आंसर की यदि बात करें, सबसे पहले ऑप्शन पे देख लेते हैं, सीमा पर संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं हो रहा। सीधी हवाई उड़ानें और सीमा व्यापार। ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत परियोजना। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत परियोजना तो बना रहा है, लेकिन वो चाइना बना रहा है, भारत का उसमें कोई योगदान नहीं है। जो चाइना के अंदर जो काफी बड़ी परियोजना चला रही है, संयुक्त उपग्रह मिशन, तो ये भी नहीं चला रहे। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा सीधी हवाई उड़ानें वापस से स्टार्ट हो रही है, साथ ही साथ सीमा के ऊपर व्यापार जो वापस से स्टार्ट हो रहा है। यदि अपन बात करें, सीमा के ऊपर व्यापार जो कुछ दर्रों के माध्यम से हो रहा है, ठीक है, कुछ दर्रों के माध्यम से हो रहा है। तो इन दर्रों का नाम आपको जो याद रखना है, ठीक है, आपको ज्योग्राफी के अंदर देखने कि भारत और चाइना के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं, और साथ ही साथ अपन बात करें तो वो दर्रे कौन से राज्य के अंदर स्थित है, ये आपको देखना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। कौन सा वर्ष भारत जापान विज्ञान एवं नवाचार आदान प्रदान वर्ष घोषित किया गया? तो हाल फिलहाल के अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जापान गए थे, चाइना को जो काउंटर करने के लिए जापान गए थे। भाई चाइना जब जा रहे थे तो ये दिखाने के लिए कि हम जो जापान के साथ रिश्ते खराब नहीं करेंगे, इसलिए जो जापान गए थे। तो इस वजह से ये चर्चा में।
तो भारत जापान विज्ञान एवं नवाचार आदान प्रदान वर्ष कौन सा वर्ष है? 2024, 25, 26 और 30। तो इसका सही आंसर होगा 2025। 2025 को जो भारत जापान विज्ञान एवं नवाचार आदान प्रदान वर्ष जो घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, अगस्त 2025 में फिलीपींस राष्ट्रपति, भाई सबसे पहले तो इसका नाम याद रखना है फिलीपींस के राष्ट्रपति का, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। इनकी भारत यात्रा का मुख्य परिणाम क्या रहा? भाई भारत में आए थे तो इनकी यात्रा का मुख्य परिणाम क्या रहा? ऑप्शन है भारत फिलीपींस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, इनका दर्जा दिया गया, संयुक्त उपग्रह मिशन की घोषणा, तो ये नहीं है, भारत फिलीपींस मुक्त व्यापार समझौता, ये भी नहीं है, मुक्त व्यापार समझौता नहीं हुआ है भारत और फिलीपींस के बीच में। हाल फिलहाल के अंदर भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ने फिलीपींस को परमाणु तकनीक दी, तो ये भी नहीं दी है। तो इसका सही आंसर होगा भारत और फिलीपींस के संबंध है उनको रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। हालांकि जो 75 साल जो पूरे हो चुके हैं भारत और फिलीपींस के रिश्तों को, इस वजह से जो अब जो दोनों देशों ने यह तय किया है कि हम आपस में क्या बनेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेंगे। तो क्या दिया गया? रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका, भाई सबसे पहले तो आपको मैं बोल रहा हूं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विदेश मंत्री जहां भी नाम आए ना, उसके नाम को याद कर लीजिए। सितिवेनी राबुका जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनकी अगस्त 2025 की भारत यात्रा के दौरान फिजी किस पहल में शामिल हुआ? भाई फिजी कौन सी पहल के अंदर शामिल हुआ है? आसियान पहल में, भारत प्रशांत महासागर पहल में, बिम्स्टेक में या IORA में? तो सही आंसर होगा इसका IPOI, इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में जो फिजी शामिल हुआ है, भारत प्रशांत महासागर पहल के अंदर फिजी जो शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में हुए आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौते की मध्यस्थता जो किस देश ने की? भाई आर्मेनिया और अजरबैजान जो ना एक क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे जिसका नाम है नारगोनो काराबाख। नारगोनो काराबाख। नारगोनो काराबाख क्षेत्र जो उसके लिए लगातार इनका झगड़ा हो रहा था, और हाल फिलहाल के अंदर झगड़ा जो काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन आपको बताइए ट्रम्प साहब मध्यस्थता के जो क्या है सरपंच साहब हैं, वे हर चीज में पंचायती कर लेते हैं। तो ट्रम्प साहब ने यहाँ भी पंचायती की आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, और कहा कि बंद कीजिए ये झगड़ा वगड़ा, मुझे क्या लेना है, नोबेल पुरस्कार लेना। तो इन दोनों देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं उनको व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया और वहां पे जो समझौता करवा दिया। तो काफी बहुत लंबे समय से ये झगड़ा चल रहा था नारगोनो काराबाख क्षेत्र को लेके। और मेंस के अंदर, RS मेंस के अंदर जो ज्योग्राफिकल रूप से जो झगड़े होते हैं वो ज्योग्राफी के अंदर हैं, तो इस वजह से नारगोनो काराबाख क्षेत्र का झगड़ा जो अपन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, तो वो झगड़ा जो है समाप्त हो चुका है, शांत हो चुका है। बात करें इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने जो समझौता करवा दिया, मध्यस्थता करवा दी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? तो AIBD ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट को लेकर एक संस्था है, जो ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र होता है उसमें उसके डेवलपमेंट को लेकर एक संस्था है, उसका अध्यक्ष कौन बना है 2025 में? तो चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा भारत जो इसका अध्यक्ष बना है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल ने अगस्त 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल होकर बाघ संरक्षण को बढ़ावा दिया? बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल है? ग्लोबल टाइगर फोरम, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, UNDP वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम और WWF टाइगर प्रोजेक्ट। इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की यदि अपन बात करें तो ये भारत की पहल है। मोदी जी ने जो 2023 के अंदर, कब 2023 में जो शुरू की थी, और कहां से शुरू की थी? तो कर्नाटक से शुरू की थी, कर्नाटक से शुरू की थी। और यदि अपन बात करें 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं उनके लिए ये पहल थी। 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी है ये आपको देखना है। जो चीता है, टाइगर है, यदि अपन बात करें शेर और प्यूमा है, जगुआर है, ये सब जो इस तरह के 7 जो बड़ी बिल्लियां होती हैं उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए जो ये पहल थी, तो नेपाल इसमें हाल ही में शामिल हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ISA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? नेपाल, मालडोवा, श्रीलंका और वियतनाम। तो इसका सही आंसर होगा मालडोवा, ऑप्शन बी। मालडोवा जो इसका कौन सा 107वां मेंबर बना है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेपाल की यदि बात करें तो वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यदि अपन बात करें तो 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी।
कौन कौन से देश ने मिलकर स्थापना की थी? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर जो इसकी स्थापना की, भारत और फ्रांस ने। कोप 21 हो रहा था उस टाइम फ्रांस के पेरिस के अंदर, फ्रांस के पेरिस में कोप जब 21 हो रहा था, उसी समय जो भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की। इसके बारे में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारत के अंदर इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर। कहां पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम के अंदर हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स है, ऑप्शन है जिनेवा, ओस्लो, ज्यूरिख और टोक्यो। तो सही आंसर है इसका ज्यूरिख। ज्यूरिख जो प्रथम स्थान पर रहा है स्मार्ट सिटी में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त 2025 जापान यात्रा से संबंधित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, एक तो इस यात्रा में डिजिटल साझेदारी 2.0 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक बात है, इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसरो जाक्सा ने चंद्रयान 5 संयुक्त मिशन पर सहमति जताई। चंद्रयान 5 मिशन जो है उसको इसरो जाक्सा जो जापान की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, वो दोनों मिलकर जो लॉन्च करेंगे। ये भी ठीक बात है बिल्कुल। फिर जापान ने भारत में अगले 5 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन निवेश की घोषणा की। तो 10 ट्रिलियन निवेश की घोषणा तो की गई है, 10 ट्रिलियन येन की निवेश की घोषणा की गई है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसमें गलत क्या है? 5 वर्षों में नहीं है, ये 10 वर्षों के अंदर है। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ये 1 और 2 सही होंगे। तो इसका सही आंसर की यदि अपन बात करें, ये इसका सही आंसर होगा, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका की भारत यात्रा के परिणामों में से कौन सा सही है? फिजी IPOI इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। भारत ने फिजी को एम्बुलेंस उपहार में दी, ये भी ठीक बात है, वहां की जो सेना है उसको एम्बुलेंस उपहार में दी। भारत फिजी ने साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ CSTC स्थापित करने पर सहमति दी है, ये भी ठीक बात है। भारत ने फिजी को 50,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो नहीं दी गई है, ये बात गलत है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक ऐसा क्रेडिट, ऐसा लोन दिया जाता है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म्स होती हैं, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए दिया जाता है और जो ब्याज दर इसमें काफी कम होती है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो नहीं दी गई, तो इसमें ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। 1, 2 और 3 ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। भारत WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात हो रही है। समझौते के अंतर्गत भारत WFP को कौन सा खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा? गेहूं, चावल, दालें या मक्का? तो भारत जो कौन सा खाद्यान्न देगा? चावल, और वो भी कौन से? फोर्टिफाइड चावल जो WFP को प्रदान करेगा, जिसमें आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या देगा? फोर्टिफाइड चावल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों और उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए। संगठन है और उनके मुख्यालय है। AIBD ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट को लेकर संस्था है, आपको पता है। इसका कहां पे है? कुआलालंपुर के अंदर। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इसका गुरुग्राम में अपन देख चुके थे। इसके अलावा जो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहां पे? रोम के अंदर। और SCO की यदि अपन बात करें, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संघाई शहर जो इसका मुख्यालय नहीं है, बल्कि इसका मुख्यालय बीजिंग के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए के अंदर B हो जाएगा। ठीक है, और बी में ए हो, 2 नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, C और D, तो ए नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, AIBD का कुआलालंपुर के अंदर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुरुग्राम में, WFP का रोम में, और इसके अलावा SCO का कहां पे? बीजिंग के अंदर। हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारतीय शहरों की स्थिति के बारे में क्वेश्चन है। इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? भाई सही और गलत को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कई बार गलत पूछा जाता है, अपन जो इतना ही पढ़ के क्वेश्चन कर लेते हैं। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की रैंकिंग में सुधार हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद की रैंकिंग में सुधार हुआ, जबकि बेंगलुरु की स्थिति गिरी है। तो ये ऑप्शन जो सही हो गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल ठीक बात है। फिर है, भारतीय शहरों की रैंकिंग एक समान रही है? एक समान नहीं रही है, अलग अलग रही है भाई। बेंगलुरु शीर्ष 50 शहरों में शामिल हुआ है। शीर्ष 50 शहरों में भारतीय शहर शामिल ही नहीं हुआ है। दिल्ली जो है ना, वो टॉप है, और वो भी कौन से नंबर पे? 104 नंबर पे। तो इसमें ये भी गलत हो गया। केवल मुंबई की स्थिति सुधरी है, अन्य 3 की गिरी है। नहीं, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर की थीम जो है वो क्या रही? थीम क्या रही? तो अपन क्या बना रहे हैं? एक न्यू इंडिया बना रहे हैं, नया भारत जो बना रहे हैं। तो इसकी थीम जो नया भारत। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो सीधे अपन जल्दबाजी में थोड़े देख लेते हैं, ताकि जो समय खराब ना हो।
फिर है, लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री कौन बने? तो अपने को पता ही है कौन बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 103 मिनट का भाषण उन्होंने दिया और क्या बन गए, लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेष्ठ सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो सूचकांक है, वित्त मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो उन्होंने श्रेष्ठ सूचकांक जो लॉन्च किया है। किसके लिए गया? भाई जो दवाइयां हैं या फिर जो चिकित्सा उपकरण है, उनकी गुणवत्ता, उनकी जो क्वालिटी है उसको सुधार करने के लिए, साथ ही साथ उनको सिक्योर रखने के लिए जो ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये तो अपन देख ही चुके हैं, का जो सीधा आंसर हो जाएगा बी, औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका जो उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है? जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई है, ये अपने को देखना है। दिल्ली विश्वविद्यालय है, गुजरात विश्वविद्यालय है, इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, गुजरात विश्वविद्यालय के अंदर क्या खोला जा रहा है, जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना हो रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के तहत मनी गेम्स पर क्या प्रावधान? भाई सरकार को जो लग रहा था कि ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, जो मनी गेम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं और बहुत से लोग इसके कारण आत्महत्या कर रहे थे, बहुत से बच्चे फंस रहे थे इसमें। तो सरकार ने जो इस पे प्रतिबंध लगा दिया, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन क्या है, सीमित नियंत्रण, पूर्ण प्रतिबंध, राज्य सरकारों का अधिकार और कोई प्रावधान नहीं। तो इस पे प्रावधान किया गया पूर्ण प्रतिबंध। ठीक है, यदि अपन बात करें इसका, यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी? तो उसको 3 साल की तो सजा होगी और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। 3 साल की सजा, 3 साल की तो सजा हो जाएगी और जुर्माना कितना लगेगा? 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। सरकार जो लगातार इस पर जो चिंता व्यक्त कर रही थी और फिलहाल जो इस पे एक विधेयक लेके आई है, वो अधिनियम भी बनी जाएगा। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? भी एक विधेयक आया है, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। भी पुराना कौन सा अधिनियम था जिसकी जगह पे ये आया है? तो भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908, समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 और खान व खनिज अधिनियम 1957। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908। इसके स्थान पे जो है नया विधेयक आया है और ये अधिनियम भी जल्दी बन जाएगा। फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नया आयकर विधेयक 2025 कब से प्रभावी होगा? तो नया आयकर विधेयक जो नए वित्त वर्ष से प्रभावी होगा। नया वित्त वर्ष कब है? 1 अप्रैल 2026 से जो प्रभावी होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। फिर है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किससे संबंधित है? तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक आपको पता है कि भाई हाल फिलहाल के अंदर एक ऐसा विधेयक सरकार लेके आई है जिसमें यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री, उसको यदि 30 दिन से ज्यादा यदि हिरासत में रखा जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, उसका पद जो समाप्त हो जाएगा, उसका पद जो खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह का जो एक विधेयक लेके आई है और जिसकी काफी आलोचना भी विपक्ष कर रहा है कि इससे जो क्या होगा, विपक्ष के जो मुख्यमंत्री, विपक्ष के जो मंत्री, उनको जो जेल में डाल के जो इनका पद जो छीना जा सकता है और इस तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने की बात जो विपक्ष कर रहा है कि आपने जो लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। क्योंकि क्या होगा भाई, सरकार गिरानी बहुत आसान हो जाएगी। कोई भी विपक्ष को जो मुख्यमंत्री है बहन धमकी देगा कि भाई छोटो सो कोई भी केस लगा के जो तन्ने 30 दिन ज्यादा हिरासत में रखूंगा और क्या कर जाएगा, पदों बर्खास्त कर जाएगा। इस तरह की धमकी देके क्या करेंगे, जो सरकार को जो गिराया जा सकता है। तो इसका विरोध भी हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा मंत्रियों को गंभीर अपराधों में हिरासत की स्थिति में पद से हटाना। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। 2025 में पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? साक्षरता की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डिजिटल साक्षरता की बात हो रही है। ठीक है, डिजिटल साक्षरता पहले किसने हासिल किया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो सबको पता है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, उसी का क्या है, डिजिटल साक्षरता भी सबसे ज्यादा। तो केरल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर यदि अपन बात करें राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना से जुड़ा कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, यदि अपन बात करें राष्ट्रीय खेल बोर्ड की, तो जो बाकी खेल संगठन है, भले वो बीसीसीआई हो या फिर कुश्ती बोर्ड हो या कोई भी बाकी जो अन्य बोर्ड है, फुटबॉल बोर्ड, सारे के सारे बोर्ड जो है, सारे के सारे जो संस्थाएं खेल की, उनके ऊपर एक बोर्ड बना दिया गया है। वो बोर्ड क्या करेगा, सबको रेगुलेट करेगा। तो एनएसबी मतलब राष्ट्रीय खेल बोर्ड,
को बीसीसीआई सहित खेल निकायों को मान्यता देने, निलंबित करने और रद्द करने का अधिकार होगा। बीसीसीआई सहित सभी जो खेल निकाय हैं उनको क्या कर सकता है, मान्यता दे सकता है, निलंबित कर सकता है और रद्द कर सकता है, ये अधिकार होगा। बिल्कुल ठीक बात है ये। सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों में 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति अनिवार्य होगी, ये भी ठीक बात है। जो राष्ट्रीय खेल महासंघ है उनके अंदर 15 सदस्यीय एक समिति बनाई जाएगी। अगला है कार्यकारी समिति में कम से कम 2 महिला और 4 खिलाड़ी होने चाहिए, ये अपन देखेंगे। विवादों के निपटारों हेतु राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, ये भी ठीक बात है। यदि अपन बात करें यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है, 4 तो महिलाएं होंगी और 2 जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, सॉरी ठीक है। आईटी 2.0 एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता कुछ है, केवल ऑफलाइन पार्सल प्रबंधन नहीं, ये गलत है। ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग सिस्टम, ये भी गलत है, ब्लॉकचेन आधारित नहीं होगा। डाकघर के निजीकरण की पहल, निजीकरण नहीं किया जा रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माइक्रो सर्विसेज और ओपन एपीआई आधारित आर्किटेक्चर जो इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, डाक विभाग द्वारा लॉन्च किया गया डिजिपिन, डिजिपिन किससे संबंधित है? तो डिजिपिन जो एक ऐसा जो क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसके माध्यम से एकदम फिक्स जो सटीकता आएगी किस चीज में, एड्रेस वगैरह में, कहीं पर भी क्या करना होगा भाई, कोई डाक भेजनी होगी, पोस्टल डिलीवरी करनी होगी, तो उसमें एकदम सटीकता के लिए ये डिजिपिन लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा, पोस्टल डिलीवरी की सटीकता है तो 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये, लेकिन आपको याद रखना है ये 10 अंकीय है, ठीक है, 10 अंकों का है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कर्तव्य भवन 03 जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में किया गया, किस परियोजना का हिस्सा है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, भारतमाला परियोजना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन हो ही नहीं सकता, भवन कैसे बनेगा, उसके कर्तव्य भवन नहीं बनेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी नहीं है, भारतमाला परियोजना भी नहीं है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली में काफी भवन बन रहे हैं, तो वो सरकारी भवन जो जितने बने, मंत्रालय होंगे हो भले ही, या फिर जो वो संसद भवन हो, वो सब किसके तहत बन रहे हैं? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। कर्तव्य भवन में क्या होगा, ये सारे जो मंत्रालय है ना, वो महत्वपूर्ण मंत्रालय, उन सभी का भवन एक जगह कर दिया गया, उन सभी को एक जगह जो बना दिया गया। तो कर्तव्य भवन क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, रुद्र ब्रिगेड और भैरव लाइट कमांडो बटालियन किस अवसर पर घोषित किया गया? ये दो नई बटालियन जो बनाई है सेना में, स्वतंत्रता दिवस, कारगिल विजय दिवस, गणतंत्र दिवस और सेना दिवस। तो इसका सही आंसर होगा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जो इसकी घोषणा की गई है। कारगिल विजय दिवस कब होता है? 26 जुलाई को जो कारगिल विजय दिवस होता है, तो इसके दौरान दो नई जो ब्रिगेड बना दी गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, डीप ओशन मिशन से जुड़ी कौन सी बात है? डीप ओशन मिशन में क्या होगा, भारत के जो वैज्ञानिक है, 3-4 वैज्ञानिक जो नीचे जाएंगे समुद्र के अंदर, गहराई के अंदर, कितने गहराई में? तो 6000 मीटर गहराई के अंदर जो भारत के वैज्ञानिक जाएंगे समुद्र में। और इससे संबंधित पूछा है, एक तो इसे 2025 में स्वीकृति मिली, तो ये बात ठीक नहीं है। 2021 के अंदर इसको स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी? 2021 में मिली थी। मत्स्य 6000 का लॉन्च 2027 में प्रस्तावित हो, ये बात ठीक है। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, तो रक्षा मंत्रालय नहीं, इसमें पृथ्वी जो विज्ञान मंत्रालय वो है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत ने पहली बार 3000 मीटर गहराई तक गोता लगाया, नहीं 3000 मीटर नहीं है, 5000 मीटर तक की गहराई का गोता जो भारत लगा चुका है, ठीक, और 6000 मीटर गहराई तक भारत को जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, परीक्षा पे चर्चा 2025 ने किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? भाई परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते हैं हर साल, उसमें गिनीज रिकॉर्ड किस चीज में बनाया? सबसे बड़ी ऑनलाइन परीक्षा नहीं, ये नहीं। सबसे ज्यादा पंजीकरण लिखने, ये बात ठीक। 3.5 करोड़ से ज्यादा, 3.5 करोड़ से ज्यादा का ऑनलाइन पंजीकरण करवा के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। तो आगे वाले ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। फिर है अगला क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा किस कारण से देश में पहली बन गई है? दिल्ली विधानसभा किस कारण से पहली बनी? तो पेपरलेस ई विधान प्रणाली अपनाने वाली, ठीक बात है, पेपरलेस ई विधान प्रणाली जो दिल्ली विधानसभा ने अपना लिया है। सौर ऊर्जा पर पूरी तरह संचालित होने वाली, ये भी ठीक बात है। ऑप्शन ए और बी दोनों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पेपरलेस ई विधानसभा प्रणाली और सौर ऊर्जा पूरी तरह संचालित करने वाली पहली विधानसभा कौन सी है? दिल्ली विधानसभा, ठीक है। पूर्णतः डिजिटल मतदान प्रणाली अपनाने वाली, ये नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, वडधमना गांव महाराष्ट्र में शुरू की गई पहल क्या है? वडधमना गांव है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें कौन सी पहल शुरू की गई, ये पूछा गया है। तो भारत की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वडधमना गांव जो महाराष्ट्र के अंदर है, उसमें भारत की पहली
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनबाड़ी जो खोली गई। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में स्थापित अंतरिक्ष प्रयोगशाला का नाम क्या रखा है? तो एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो खोली गई कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। इसका नाम क्या है ये पूछा है। पासंग वांगचुक सोना इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला इसका नाम है। सीधा आंसर इसका देख लेते हैं अपने। पासंग वांगचुक सोना इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो इसका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? उर्जित पटेल साहब जो काफी चर्चा में रहे थे जब भारत के गवर्नर रहे थे, बोले वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या फिर जो आरबीआई के अंदर जो पैसा अधिशेष बचा हुआ था, जो सरप्लस पैसा था, उसको लेकर विवाद हुआ था सरकार के साथ। सरकार ने कहा था कि ये पैसा हमें दे दे ठाकुर। क्या कहा था कि ये पैसा हमें दे दे ठाकुर, लेकिन उर्जित पटेल ने मना कर दिया कि ये जो सरप्लस पैसा है ये आपका नहीं है, ये आरबीआई का है, हम नहीं देंगे। इस वजह से इनको इस्तीफा भी देना पड़ा था बाद में। तो ये जो किस कार्यकारी संगठन में जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो उसके जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। दिनेश के पटनायक को अगस्त 2025 में किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? नाम है दिनेश के पटनायक। उच्चायुक्त नियुक्त किया गया कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन और ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा के अंदर दिनेश के पटनायक को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है भारत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में अनीश दयाल सिंह को कौन सा पदभार सौंपा गया? नाम क्या है? अनीश दयाल सिंह। कौन सा पदभार सौंपा गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो ये तो अजीत डोभाल साहब हैं, तो ये तो नहीं होगा। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। सीबीआई निदेशक, नहीं ये भी नहीं है। बीएसएफ महानिदेशक, ये भी नहीं है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डिप्टी एनएसए जो इनको बनाया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस के 26वें पुलिस आयुक्त कमिश्नर जो उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया? राकेश अस्थाना, सत्येंद्र गर्ग, सतीश गोलचा, करण सिंह। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतीश गोलचा को जो दिल्ली पुलिस का 26वां पुलिस आयुक्त जो घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन देखते हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उसके रूप में अगस्त 2025 में किसे नियुक्त किया गया? जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, नहीं है। जनरल दीपेंद्र हुड्डा नाम के, दीपेंद्र हुड्डा तो नेता है, जनरल नहीं है। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये भी नहीं। तो जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो है उसको क्या किया गया? भारतीय सेना के अंदर उप प्रमुख जो नियुक्त किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, भी सबसे पहले तो ये बताओ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पे? साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी में पूछा जाता है। तिरुवनंतपुरम के अंदर है। उसके नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर ए राजराजन, डॉक्टर राकेश शर्मा। तो इसका आंसर आपको बताना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर ए राजराजन। ठीक है, डॉक्टर ए राजराजन को नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन है सुमन बेरी, अनिता भार्गव, एस राधा चौहान और उमा कांदले। ये आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस राधा चौहान जो उसको क्षमता निर्माण आयोग के क्या बनाया गया? पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की बात हो रही है। ये जब आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपना आजकल जो काफी चर्चा में चल रही है इग्नू, तो ये कहते हैं कि इग्नू की बुक पढ़ लो, न्यूयॉर्क की बुक पढ़ लो, ये सब चर्चा में चल रही है। इग्नू जो है एक खुला विश्वविद्यालय है, उसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है? एस राधा चौहान, नहीं है, ये तो अपन देख चुके हैं अभी। प्रोफेसर उमा कांजलीवाल, प्रोफेसर नागेश्वर राव, वीना शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर उमा कांजलीवाल को इग्नू की जो क्या बनाया गया? पहली महिला कुलपति बनी है ये। ठीक है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और गुरुजी के नाम से लोकप्रिय नेता जिनका अगस्त 2025 में निधन हुआ, में हाल ही में इनका निधन हुआ था, मोदी जी जो इनके निधन पे गए भी थे, क्या है? अर्जुन मुंडा, ये नहीं है भाई। अर्जुन मुंडा तो पहले केंद्रीय मंत्री थे, उनका निधन हो गया था एक एक्सीडेंट में। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री। बंधु तिर्की, ये भी नहीं है। तो हेमंत सोरेन के जो पिताजी थे शिबू सोरेन, वो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। गुरुजी के नाम से ये फेमस है। झारखंड के अंदर जो इनका बहुत लोकप्रियता थी और उसी लोकप्रियता का परिणाम है कि इनके जो परिवार के सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री भी रहे।
यदि अपन बात करें चाचा चतर सिंह और एडवोकेट ढिल्लो जैसे मशहूर किरदार जो किस अभिनेता से जुड़े। भाई ये जो किरदार निभाने वाले जो जो अभिनेता हैं, इनका हाल ही में जो क्या हो गई, डेथ हो गई, हाल ही में निधन हो गया। बहुत प्रसिद्ध थे। पंजाबी कॉमेडी की यदि बात करें तो इससे प्रसिद्ध व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। पंजाबी आप कोई भी मूवी देखोगे तो यदि अपन बात करें, इनके बिना जो कोई जो कॉमेडी मूवी के अंदर मजा ही नहीं आएगा। तो जसविंदर सिंह भल्ला इनका नाम था और बहुत फेमस एक्टर थे, बहुत लोकप्रिय थे और हम सबके प्रिय थे। जो भी पंजाबी मूवी देखते हैं उनके जो बहुत जो इमोशनल रूप से जुड़े हुए व्यक्ति थे जसविंदर भल्ला। अचानक से इनका निधन हो गया। फिर अपन देखते हैं अयोध्या के पूर्व राज परिवार के वंशज और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी जिनका 26 अगस्त 2025 को निधन हुआ, वे कौन थे? राजा विष्णु सिंह, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, मनोज मिश्र, दिग्विजय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र। ये जो अयोध्या के पूर्व राज परिवार के वंशज थे और साथ ही साथ जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके प्रमुख ट्रस्टी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र। ये नाम आपको याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। प्रख्यात संबलपुरी या कोसली साहित्यकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका 20 अगस्त 2025 को निधन हुआ? का सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार पसायत। इसमें जो ऑप्शन अपन नहीं देखते हैं, सीधा जो आंसर देख लेते हैं, क्योंकि समय जो उसकी बचत करना बहुत जरूरी है और यदि अपन समय ज्यादा खराब करेंगे तो उसका नुकसान अल्टीमेटली हम सबको है। ठीक है, विनोद कुमार पसायत जो प्रख्यात संबलपुरी या कोसली साहित्यकार थे और पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित थे, 2024 में इनको मिला था, इसलिए जो थोड़ी सी चर्चा में इनका निधन भी हो गया है। तो विनोद कुमार पसायत इनका नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। 1987 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को विजेता बनाने वाले कप्तान और कोच जिनका 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया, हाल ही में निधन हुआ भाई, कौन थे? बॉब सिम्पसन जो है वो थे। ये 1987 में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उसको क्या बनाया था? विजेता बनाया था। कप्तान थे, कोच थे। ये आपको नाम याद रखना है बॉब सिम्पसन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। वसंती देवी जिनका अगस्त 2025 में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो ये तमिलनाडु की शिक्षा और मानवाधिकार क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। सीधा आंसर अपन देखते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य जिनका 29 जुलाई 2025 को निधन हुआ, जिन्होंने नेहरूज हीरो दिलीप कुमार पुस्तक लिखी। भी कौन सी पुस्तक है? नेहरूज हीरो दिलीप कुमार। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेघनाथ देसाई, जो इनका नाम है। ठीक है, लॉर्ड मेघनाथ देसाई ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, लेखक थे और नेहरूज हीरोज दिलीप कुमार नाम करके एक पुस्तक लिखी। ठीक है, लॉर्ड मेघनाथ देसाई नाम आपको याद रखना है। भारत के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री कौन बन गए? तो अमित शाह जी बन गए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अमित शाह जी। ठीक है, दुनिया के सबसे अच्छे जज कहलाने वाले फ्रैंक कैप्रियो किस देश की न्यायपालिका से जुड़े थे? तो ये इमेज देख के आपको, यदि आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इन सबको फॉलो करते हैं तो ये इमेज देख के आपको याद आ गया होगा। भी फ्रैंक कैप्रियो जो बहुत प्रसिद्ध जज थे और इनकी जो दयालुता है इसके कारण ये फेमस थे। और जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं उनको जो है इनकी इमेज तो कम से कम देखी होगी, नाम नहीं पता होगा। तो इनका निधन हो गया हाल ही में और ये अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, फ्रैंक कैप्रियो जो दुनिया के सबसे अच्छे जज थे और अमेरिका के रहने वाले थे, अपनी दयालुता के कारण फेमस थे, प्रसिद्ध थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्युत पोद्दार जो फिल्म 3 इडियट्स में प्रोफेसर की भूमिका के लिए जाने जाते हैं, किस पेशे से जुड़े हुए थे? भाई इसमें तो सारे क्वेश्चन में सारी जानकारी दे दी गई। भाई जब वो फिल्म में काम कर रहे हैं तो अभिनेता ही होंगे ना, निश्चित रूप से। लेकिन ये इमेज जो आपको देख के याद आया होगा कुछ, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो। अरे कहना क्या चाहते हो, ये इमेज देखते ही मेरे मन में यही वो आता है, अरे कहना क्या चाहते हो। बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे और 3 इडियट्स मूवी की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती किसी मूवी से। बार बार देखने का मन करता है और जो शिक्षा उसमें दी गई है उसके बारे में तो क्या ही कह सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। और ठीक है, विश्व संस्कृत दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, फिर यदि अपन बात करें 9 अगस्त 2025 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, उसकी 83वीं वर्षगांठ जो मनाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, थोड़े से जल्दबाजी में देखते हैं। विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को काफी चीजें जो फेमस है। ठीक है, फिर अपन बात करें विश्व हाथी दिवस 2025 का राष्ट्रीय समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ? तो कोयम्बटूर के अंदर जो आयोजित हुआ। यदि अपन बात करें विश्व हाथी दिवस की तो 12 अगस्त को जो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
12 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे समारोह हुआ? कोयम्बटूर के अंदर समारोह हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर अपन बात करें वर्ष 2025 में किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया? तो हाथी को जो 2010 के अंदर राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या थी? सीधे देख लेते हैं। लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड, जो इसकी थीम थी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की। ठीक है, क्या थी? लोकल यूथ एक्शंस फॉर एसडीजी एंड बियॉन्ड, जो ये आपको याद रखना है। थीम कई बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपने देखा, विश्व अंगदान दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी है आंसरिंग द कॉल। विश्व अंगदान दिवस 2025 की थीम क्या है? आंसरिंग द कॉल, जो इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार भारत ने कब मनाया? तो 2024 के अंदर मनाया। आपने को पता है 2023 के अंदर चंद्रयान जो 3 लॉन्च किया गया था, और उसकी जो जब वो चंद्रमा पे पहुंचा था 23 अगस्त को, तो उसकी याद के अंदर 23 अगस्त को उसकी याद में 2024 के अंदर पहला अंतरिक्ष दिवस जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर अपन बात करें 29 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास कहां पे हुआ? तो यह जोधपुर में आयोजित हुआ, भारत और सिंगापुर के बीच में। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र किन देशों के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में। कहां पे आयोजित हुआ? जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, स्लाइनेक्स 25 नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? तो स्लाइनेक्स है किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ, जो कोलंबो के अंदर आयोजित हुआ स्लाइनेक्स 25। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 पहली बार किस विधानसभा में आयोजित हुआ? तो ये अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन है दिल्ली विधानसभा के अंदर आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 पहली बार दिल्ली से बाहर कहां पे हुआ? पीएससी एसटी जो है उनके कल्याण के से संबंधित जो समितियां हैं, जो कमेटीज हैं, उनका जो एक सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय सम्मेलन है, पहली बार दिल्ली से बाहर हुआ है। कहां पे हुआ है? तो भुवनेश्वर के अंदर, ओडिशा के भुवनेश्वर में जो हुआ है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, द कंसाइज नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा सुगता श्रीनिवास राजू, जो उन्होंने क्या लिखा है? द कंसाइज नेटवर्क नाम करके पुस्तक लिखी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब लॉन्च किया, कब मंजूरी दी? 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। योजनाओं के अंदर आपको डेट भी याद रखनी होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य क्या है? तो 2 वर्ष में 3.5 करोड़ रोजगार जो सृजित करने हैं, ये इसका लक्ष्य है। 2 वर्ष में कितने? 3.5 करोड़ रोजगार जो सृजित करने हैं। 1 जुलाई 2025 को लॉन्च हुई है, जो मंत्रिमंडल है उसने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 15,000 जो पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को दिए जाएंगे मंथली अधिकतम राशि। पश्चिम बंगाल सरकार की श्रम श्री योजना किस वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए शुरू की गई है? तो ये जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी मदद करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च की है। 5,000 रुपए इनको दिए जाएंगे मंथली। श्रम श्री योजना के अंतर्गत पात्र प्रवासी मजदूरों को कितनी मासिक सहायता दी जाएगी? तो 5,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल की योजना याद रखना है। तकनीकी शिक्षा में सुधार हेतु मेरिट योजना की कुल अवधि कितनी है? तो 2025 से लेकर 2030 तक जो इसकी अवधि है। देखिए दोस्तों, सीधे ऑप्शन पे अपन, सीधे आंसर पे अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि समय जो उसकी थोड़ा सा समय का अभाव है। नासा और आईबीएम द्वारा विकसित सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने वाले एआई मॉडल का नाम क्या है? यदि अपन बात करें एआई मॉडल की, तो सूर्य इसका नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान मॉडल का नाम क्या है? तो ऑरोरा जो इसका नाम है। माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान क्या है? मॉडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध से जुड़े पिपरेवा अवशेष 127 साल बाद भारत लौटे, इन अवशेषों की मूल खोज किसने की थी? तो विलियम क्लैक्सटन पेपे ने जो है भगवान बुद्ध से जुड़े पिपरेवा स्तूप जो है उनकी खोज की थी। पिपरेवा स्तूप जो यूपी के अंदर है, बहुत फेमस है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो जलालाबाद का नाम बदलकर जो परशुरामपुरी कर दिया गया, क्योंकि यह सरकार जो नाम बदलने के लिए फेमस, आप सभी को पता ही है। भारत सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए 2025-26 में किस बौद्ध स्थल को नामांकित किया है? तो सारनाथ को जो नामांकित किया। एक सूची बनाई जाती है और यूनेस्को को भेजी जाती है कि भाई आप जो अपनी सूची के अंदर शामिल करो, तो सारनाथ को किया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर
मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो उसी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगस्त 2025 में किसे बीसीसीआई सीनियर क्रिकेट टीम का चयनकर्ता बने रहने की अवधि जून 2026 तक बढ़ा दी गई। बीसीसीआई के जो सीनियर क्रिकेट टीम है उसके चयनकर्ता बने रहने की अवधि बढ़ाई है, तो अजीत अगरकर जो उनकी अवधि बढ़ाई गई है। ठीक है, बीसीसीआई के चयनकर्ता हूं। अगस्त 2025 में सीबीएसई अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यकाल को 2 वर्ष की वृद्धि मिली? तो राहुल सिंह जो उनके सीबीएसई के अध्यक्ष हैं और उनके कार्यकाल को वृद्धि मिल गई 2 वर्ष की। भाई दो वर्ष और जो सीबीएसई के अध्यक्ष बने रहेंगे, 2 वर्ष और जो क्या करेंगे, राजस्थान के इतिहास को मिटाने की कोशिश करेंगे, मराठाओं के इतिहास को काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। हालांकि मराठाओं का इतिहास बहुत वीरतापूर्वक रहा है, लेकिन इन साहब में तो हद कर दी, काफी जो राजस्थान के इतिहास को मिटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। फिर भी 2 साल की और वृद्धि मिल गई कि आपको जो करना है खुलेआम करो। पहला खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 जो किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? पहला है खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार है डॉक्टर एडेमोला ए एडेनले। अफ्रीका के रहने वाले हैं, अफ्रीका में इन्होंने खाद्यान्न के लिए काफी काम किया है, तो इनको मिला है पहला खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जो किसे मिला है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल जो मूवी है उसके लिए जो किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर राष्ट्रपति ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? तो 127 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आंसर देखते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? हमारी गंगानगर की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा जो उन्होंने मिस यूनिवर्स खिताब जो इंडिया खिताब जीता है। फिर अपन बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्वेटर पुरस्कार 2025 किस भारतीय समूह को मिला है? तो बीबी फातिमा महिला एसएचजी जो है उनको इक्वेटर पुरस्कार 2025 मिला है, अपन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अपन देखा। 18वें इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की मेजबानी किस शहर ने की? तो मुंबई ने जो इसकी जो मेजबानी की है। ठीक है, भारत ने इसमें 5 पदक जो जीते हैं। ठीक है, उसमें से 4 गोल्ड है और 1 जो रजत पदक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आईओ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर जो ओलंपियाड है उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं, अपन देख चुके हैं। ठीक है, यदि अपन बात करें अगला क्वेश्चन की। यूएस ओपन 2025 के मिश्रित युगल खिताब का विजेता कौन रहा है? तो यूएस ओपन 2025 जो उसमें मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? सारा ईरानी और आंद्रेया वावासोरी ने जो ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सिनसिनाटी ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन बने? तो सिनसिनाटी ओपन है और उसके पुरुष एकल विजेता बने कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज तो काफी फेमस जो अभी फिलहाल जो चर्चा में चल रहे हैं। सिनसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? इगा स्वियाटेक ने जो महिला एकल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। कनाडा ओपन 2025 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो कनाडा ओपन में बनी है विक्टोरिया मबोको। महिलाओं में कौन जीता कनाडा ओपन का? विक्टोरिया मबोको ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। कनाडा ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बेन शेल्टन ने। कनाडा ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बेन शेल्टन ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगस्त 2025 में किस भारतीय बल्लेबाज ने आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो अभिषेक शर्मा ने जो आईसीसी T20 रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान हासिल किया। अभिषेक शर्मा जो काफी फिलहाल जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, भले वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या अन्य देशों के खिलाफ, काफी अच्छा दौड़ रहे हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में किसे मिला? जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो ये मिला है शुभमन गिल को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2025 में भारत को कुल कितने पदक जो प्राप्त? 9 पदक जो इसमें भारत को प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पहली बार महिला एकल वर्ग में 2 पदक जीते। विजेता कौन रही? तो तन्वी शर्मा और वेनाला कलागोतला, इन्होंने जो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में पहली बार महिला एकल वर्ग में 2 पदक जो भारत को दिलवाए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 134वें डूरंड कप का खिताब जो किसने जीता? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। ठीक है, 134वां डूरंड कप किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। किसको हरा के? डायमंड हार्बर एफसी को हरा के जो जीता। ठीक है, डूरंड कप जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। 101वां क्वेश्चन अपन कर रहे हैं।
डुरंड कप 2025 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? आजकल जो आरपीएससी स्टेडियम के क्वेश्चन भी जो पूछने लगी है, और इसकी यदि अपन बात करें तो विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन कोलकाता जो इसमें जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का खिलाड़ी अलाउद्दीन अजय राय किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल दोनों से जो ये नवाजा गया है। ठीक है, ये अपन बात करें। अगला क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका फेमिना 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ब्राजील ने जो कोपा अमेरिका फेमिना 2025 का खिताब जीता है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो अपने को जल्दबाजी में करने पड़े क्योंकि समय का अभाव था और मुझे जो इतना समय मिला था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सीरीज है अपन लगातार जो चलाते रहेंगे, भले ही वो वीडियो का पेपर हो या फिर आगे रीट का, जो रीट के अंदर स्पेशल जो राजस्थान वाला पोर्शन है वो भी अपन कवर करेंगे। साथ ही साथ आरएस और एसआई के लिए जो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स अपन कवर करवाएंगे। और आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी जो लगातार समर्थन करते रहोगे। दोस्तों छोटा सा निवेदन है, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको जो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। अभी हमारी एक छोटी सी शुरुआत है, हम जो आपके साथ लंबे समय तक बने रहेंगे। हम अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है अच्छा करेंगे और क्वालिटी कंटेंट जो देने की कोशिश करेंगे। जो भी हमसे जो आपकी हेल्प हो सकेगी बिल्कुल फ्री में करेंगे। किसी भी तरह का हम कोर्स वगैरह कोई लॉन्च करने वाले नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।